नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजू मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं ऑलिव बोर्ड के जीआईबी इन सीआईबी वर्टिकल पे। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी लास्ट वीक में हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आई इस साल की पहली बार। तो उसी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो भाई सभी लोगों को नमस्कार एंड सभी लोगों को वेलकम। मुझे एक बार जरा जल्दी से बता दीजिए, मेरा ऑडियो वीडियो ओके है? मेक मी कंफर्म। चलिए, तो सबसे पहले तो सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है वो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जो हर 2 महीनों पर इस पॉलिसी को रिव्यू करती है। हर 2 महीनों पर इस पॉलिसी को रिव्यू करती है। और दिस इज द मेन रीजन कि इसे हम बायो मंथली पॉलिसी रिव्यू भी कहते हैं। इसे हम बायो मंथली पॉलिसी रिव्यू भी कहते हैं क्योंकि ये हर 2 महीनों के बाद आती है। अभी जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई है वो आई है 6 से 8 फरवरी 2023 को, इस साल की ये पहली पॉलिसी है। और जैसा कि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज पर द इन्फ्लेशन फिर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया। और आप देख रहे होंगे करीब लगातार काफी समय से रेट्स को इंक्रीज किया जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, है ना? क्योंकि हमारे देश में कहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए 2 तरह की पॉलिसी होती है। पहली पॉलिसी है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाती है। और दूसरी पॉलिसी है जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, उसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। टैक्सेशन को इंक्रीज कर देंगे, सेविंग्स रेट को इंक्रीज कर देंगे, सब्सिडी घटा देंगे, तो वो भी तरीका है। बट आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है? इस मॉनेटरी पॉलिसी में याद रखना, टोटल इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के, जो पॉलिसी को कमिटी रेगुलेट करती है, इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। जो 3 मेंबर होते हैं वो आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और जो 3 मेंबर हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, ठीक है? 2016 में पहली बार इस कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद 2020 में फिर दूसरी बार गठन हुआ। इस कमेटी का जो टेन्योर होता है, जो मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनका 4 साल का टेन्योर होता है। तो पहली बार 16 में, फिर अगेन 20 में, अगली बार अब कब आएंगे? 2024 में। चल देखते हैं क्या रहा पॉलिसी में, कैसे रहा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आया था उसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि इंक्रीज रेपो रेट अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बाय 25 बेसिस पॉइंट। मीन्स जो रेपो रेट पहले 6.25 हुआ करता था, विच इज राइट नो 6.50 हो गया, और ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया, ठीक है? और साथ में इसमें यह भी कहा गया द डिसीजन आर कंसर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द मीडियम टर्म टारगेट फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 4%। यानी कि बेसिकली आरबीआई का कहना है कि जो मेन इन्फ्लेशन हमारा है उसको 4% के प्लस, या तो 4+2 होगा या तो 4-2 होगा, इसी रेंज में रखने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? इसमें एक बड़ी प्यारी सी बात है, टोटल 6 मेंबर होते हैं जिसमें से 4 मेंबर ने कहा कि रेट्स को इंक्रीज करना चाहिए, और 2 मेंबर ने कहा कि रेट को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो एक बेसिक रूल है कि मेजोरिटी जो कहेंगे वही डिसीजन होता है। एक बार अच्छा से इसमें रूल है, मान लो 3 ने कहा कि इंक्रीज करिए और 3 ने कहा कि डिक्रीज करिए, अब जरा सोचिए क्या होगा। तो उस केस में याद रखिएगा सभी लोग कि कास्टिंग वोट का नाम सुने होंगे आपको, जो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो जो कहेगा उसकी बात मान ली जाएगी। बट यहाँ ऐसा मामला नहीं हुआ, और हमारे देश में प्रेजेंट में जो रेपो रेट है वो 6.50 हो गया। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए, जो पिछले साल पहली बार स्टार्ट किया गया, विच इज कॉल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो सभी लोगों को पता होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बैंकों को पैसा देती है, लोन देती है,
तो उसके बदले में लेती है कुछ कोलेट्रल, और उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये सभी को पता होगा कि एक्सेस मनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से लेती है विद द हेल्प ऑफ कोलेट्रल। भाई हम जब किसी से लोन लेते हैं तो कुछ जमा करते हैं ना एज ए कोलेट्रल, वही आरबीआई भी करती है। बट इन द केस ऑफ एसडीएफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है बैंकों से कि आपके पास जो भी एक्सेस मनी होगा आप हमारे पास जमा करो, लेकिन आपको हम कोलेट्रल नहीं देंगे। ये क्यों किया गया, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। कोविड 19 में पैसा खूब सारा डाला गया था हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमी अच्छी हो गई, ट्रैक पर आ गई, बट पैसा तो अभी भी मार्केट में है। तो उस पैसे को ना हटाएंगे तो जो हमारी इन्फ्लेशन है वो और भागेगी। अब उतने पैसे को हटाने के लिए आरबीआई बार बार कोलेट्रल तो नहीं दे सकती है बैंक को, तो उन्होंने कहा कि आपको हम रेट थोड़ा सा ज्यादा देंगे। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जो रेपो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, वो देखिएगा हमेशा एसडीएफ से काफी कम होता है। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट में भी यही होता है कि आरबीआई बैंक को लोन देती है, आरबीआई बैंक को पैसा लेती है, और एसडीएफ में भी वही होता है कि आरबीआई बैंक से पैसा लेती है लेकिन विदाउट कोलेट्रल। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक चीजें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सिंस मई लास्ट ईयर, यानी कि अगर मैं कहूं 2022 की बात करते हैं, तब से लेकर अचानक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे रेपो रेट को लगातार लगभग इतने बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया गया। यानी मतलब जरा सोचिए कि इसमें अगर मैं कहूं कि 2.5 को आप कर दीजिए डिवाइड, तो यानी कि जो रेपो रेट था लास्ट ईयर अप्रैल में 4%, आज वो रेपो रेट 6.5% पर गया। ये दिखाता है कि हमारे देश में आरबीआई कितना रेट्स को इंक्रीज कर रही है टू एब्जॉर्ब द मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि 25 बेसिस पॉइंट हाइक एज एक्सपेक्टेड while retaining the stand as withdrawal of accommodation. We continue to expect the focus of MPC to remain in watchful mode as uncertainty on inflation settle down. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेपो रेट है वो पहले कितना था 6.25, राइट नाउ कितना हो गया 6.50। जो एसडीएफ था पहले वो कितना था 6%, और एसडीएफ देखिए कितना है हो गया 6.25%। एमएसएफ भी इंक्रीज हो गया 6.75% हो गया, एंड बैंक रेट कितना हो गया तो 6.50 एंड ये 6.75 हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने बोला आपको कि रिवर्स रेपो रेट कितना कम है एसडीएफ से। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि रिवर्स रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से एक्सेस मनी लेती है और उसके बदले में देती है कुछ रेट, बट उसमें रहता है कोलेट्रल और उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बट इन द केस ऑफ SDF there is no collateral given by RBI to the concerned bank and take the money. CRR और SLR में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। चलिए, इसमें जो एक पॉइंट आपको याद करना चाहिए बिकॉज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में जो एस्टिमेटेड किया गया है वो किया गया है 6.4%। यानी हम जो ग्रोथ रेट हमारा होगा वो क्वार्टर 1 में होगा 7.1%। ठीक है, 6.8%, 2 में 6.2%, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, और जो पूरे साल का ऑन एवरेज हमने फोरकास्ट किया है वो किया है 6.4%। ये पॉइंट याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर हम बात करें कि पिछले साल अगर हम 22-23 की बात करते हैं तो जो क्वार्टर 4 अभी प्रेजेंट में चल रहा है, अगर मैं कहूँ तो उसमें हम अचीव लगभग कितना करेंगे, इतना परसेंट। और जो हमारा ये 6.5% है ये अनुमान है इस साल के लिए। चलिए, ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ही जिनको मैंने आप लोगों के लिए लाया। ये मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है। ऐसे कोई भी टॉपिक जिन पे आपको लगता है कि आपको सेशन चाहिए, आप बस इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जीआईबी के किसी भी कोर्स में, और अगर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आपके पास एक विकल्प है बहुत ही प्यारा सा, उसका नाम है सिलेक्शन बैच, और एक बैच है जिसका नाम है हॉलीडे बैच। यह दोनों बैच में डिफरेंस क्या है,
एक बैच डेली चलता है और एक बैच सिर्फ हॉलीडेज पे चलता है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर आप लोगों को याद रखना है। तो सिलेक्शन बैच में का जो प्राइस है लगभग 4000 है, उसमें आपको ऑफर मिल रहा है अभी 55% ऑफ, यानी कि लगभग मात्र 1800 रुपये आपको लगेगा और अभी इस बैच में जुड़ जाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से एक सजेशन है कि 2 वैलिडिटी है, 8 मंथ और 14 मंथ का, हो सके तो लीजिए आप 14 मंथ का, उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको दिया जाता है। यूज़ करें कोड राजीव, तो जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा उसमें आपको 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, और अगर अभी चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें आज ही ओलिवबोर्ड जैविन सैबी वर्टिकल को, और हिट द बेल आइकन, और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सभी लोगों को थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।